आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे सभी लंदन कुलीग्स और हमारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ऊपर से ऑन कर लीजिए। ऊपर है ना? हाँ, ठीक। आज हम लोग 14 अप्रैल को यहाँ एकत्रित होकर एक बहुत गहन विषय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि 14 अप्रैल ही भारत के इतिहास में इतना बड़ा स्थान क्यों रखता है। तो उसको बताने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि लाख पांव दलदल में हो, लाख पांव दलदल में हो, हौसला बनाए रखिए। खाली ही हाथ सही पर हाथों को उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला को बनाए रखिए। तो इस तरीके से हमें हौसले को बनाए रखना है, इस समाज को जिंदा दिल बनाए रखना है, इस समाज की अगली पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों की विरासत से सिंचित करते रहना है और आगे के जीवन में पुराने आदर्शों को संजोए रखना है। तो हमें इस प्रकार आज 14 अप्रैल की तारीखों के ऐतिहासिक महत्व को भी समझना चाहिए। इतिहास आपको दोहराता है, अपने को दोहराता है और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास एक नज़ीर पेश करता है। तो हम ज़्यादा तो नहीं, आज की जयंती को लेकर हम इतना कहना चाहेंगे कि ये जो चमकता हुआ सितारा आज हमारे पीछे स्थित है, वो चमकता हुआ सितारा एक दिन की उपज नहीं है। उस उपज को बनने के लिए हजारों पीढ़ियों के संघर्षों का रक्त उसमें सिंचित है। उस चमकते सितारे को इस दुनिया में आने से पहले हजारों लोगों के सहयोग का जो पसीना है उसको उसमें डाला गया है। कई सारी समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं इस समय, भारत में भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, और वो भ्रांतियां एज इट इज चल रही हैं और हम लोग चलाते जा रहे हैं। तो उनका जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, क्या क्या था, ये सब बार बार दोहराने से अच्छा है आप ये समझिए कि भ्रांतियों का स्तर कहाँ कहाँ पर क्या क्या रहा और कैसे उसे सुधारा जा सकता है। तो भ्रांतियों का स्तर इस स्तर पर है कि 1891 में इनका जन्म हो रहा है 14 अप्रैल को, और 6 दिसंबर को 1856 को इनकी डेथ हो रही है। तो 65 वर्ष के करियर में इन्होंने दुनिया में जो ख्याति अर्जित की वो इतने कम समय में बहुत कम ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतने कम टेन्योर में इतना ज़्यादा अचीव किया हो। और आज भारत की जितनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का ताना बाना आप देख रहे हैं, उस सभी के ताना बाने में जिस एक व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जिस समय इनका जन्म हुआ गुलामी का काल था, और जिस समय इन्होंने अपने टीनेजर्स में जब ये थे तो उस समय ऐसे ऐसे एक्ट पास किए जा रहे थे कि सांप्रदायिकता का स्तर चरम पे जा रहा था। आपको मैं डेट वाइज थोड़ा थोड़ा आगे ले चलता हूं कि 1909 में देखेंगे तो उसने ड्रैगन के दांत हो दिए गए थे मुस्लिम सांप्रदायिकता के रूप में, मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। तब ये मात्र 18 साल की उम्र के थे, और जब ये 27 वर्ष की अवस्था में आए तो 1919 में एक अलग संप्रदाय को आरक्षण दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा सिख संप्रदाय को। 10-10 साल पर कितना विघटनकारी तत्वों को भारतीय समाज में मिलाया जा रहा था, और ये उस समय पढ़ रहे थे और बाहर दुनिया में शिक्षा ले रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी ये है
कि इनके पास अपने जीवन में 32 से ज़्यादा डिग्रियां हैं। इनका अचीवमेंट कोई छोटा मोटा नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा है। 32 डिग्रियां ली हैं और ऐसे ऐसे संस्थानों से ली हैं जहां आज भी जाना आपके लिए अभी संभव नहीं है। और आगे की पीढ़ियां तरसती हैं कि किसी तरह हमारा एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो जाए, किसी भी तरह हमारा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो जाए, किसी भी तरह हमारा एडमिशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो जाए। आज भी लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये तब पहुंचे थे जब 1915 से लेकर 1926 के बीच में इन्होंने अपनी सारी डिग्रियां कंप्लीट कर डाली थी। और 1920 के बाद तो ये अपने राजनीतिक रूप से करियर में भी आ गए थे, एक्टिव तौर से। 1924 में आप देखेंगे ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना करते हैं, बहिष्कृत हित कारणी सभा की स्थापना करते हैं। आगे जाके 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो अपने लोगों के लिए ये मताधिकार की बात करते हैं। 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों में इनकी एंट्री रही है। एकमात्र व्यक्ति हैं जो तीनों में गए और तीनों में अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत पुरजोर वकालत की। और उसी का नतीजा था कि 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया। और कम्युनल अवार्ड की जो समाप्ति है पूना पैक्ट से हुई, जिसमें काफ़ी भारतीय नेताओं ने इनसे समझौता कराया। ये मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे एम जयकर, सप्रू, है ना, राजगोपालाचारी, उनके मध्यस्थता से मामला निपटा और इनको मध्यस्थता कराई गई और पृथक निर्वाचन क्षेत्र से इनको एकीकृत निर्वाचन क्षेत्र पर लाया गया। गांधी जी उपवास पर बैठ जाते थे, ज़्यादा उनके सामने किसी नेता का प्रभाव चलता नहीं था और बहुत जल्दी उपवास के द्वारा इनको फिर सम्मिलित होना पड़ा और 71 से सीटें बढ़ा के 148 कर दी गई कि आप पृथक मत होइए, हिंदू धर्म से अलग मत जाइए, हिंदू धर्म में ही रहिए, क्योंकि हिंदू धर्म एक बड़ा गोला है, उस गोले के अंदर सारे गोले आने हैं। ऐसा कंसेप्ट है भारतीय संस्कृति का। क्योंकि जो लचीलापन है हमारी संस्कृति का, जो सहिष्णुता है हमारी, उस तत्व के कारण आज दुनिया में जितनी सारी शक्तियां भारत में आई हैं हमला करने, वो उसी में मग्न होकर रह गई। कोई नई संस्कृति अपना प्रभाव यहाँ नहीं छोड़ पाई। इस्लाम दुनिया में तमाम देशों में गया, अपना प्रभाव फैलाता चला गया, लेकिन भारत में आके इस्लाम का भारतीकरण हो गया। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो यहाँ भी जो अपने लोग थे उनको प्रभाव में लाने की कोशिश की गई। 1935 में ये बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि अब हमें हिंदू धर्म में नहीं रहना है और उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं अब हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन एक यहाँ पर भी भ्रांति आपकी समाप्त कर दें आज, इसको लेके बच्चों में भ्रम रहता है। उनका जो कंट्राडिक्शन था वो हिंदू धर्म से नहीं था उतना, उनका जो कंट्राडिक्शन था वो था ब्राह्मणवाद से था। जो 4 वैदिक कालीन जो हमारे व्यवस्थाओं में दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनका जो कंट्राडिक्शन सिर्फ ब्राह्मणवाद से था। क्योंकि जो आज एक नया कंसेप्ट आया है ब्राह्मण पेट्रियार्की, जिसको कहते हैं ब्राह्मण पितृसत्ता, और वो ब्राह्मण पितृसत्ता ये कहती है कि दलित या जो भी दबे कुचले वर्ग हैं उनका शोषण पहले वो सामाजिक व्यवस्था थी उसके दौरान करते रहे। लेकिन आज भी एक कंट्राडिक्शन और एक अप्रोच ऐसा पाया गया है, जो नई स्टडी आ रही है, कि उसमें जहाँ दबे कुचलों का भी जहाँ शोषण होता है वहीं स्त्रियों का भी शोषण होता है। तो लगभग ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है हमारा, उसमें दबे कुचले और स्त्री दोनों का ही शोषण हुआ है। और आज की स्थिति में आप देखेंगे दोनों ही वर्ग आज भी लगभग काफ़ी हद तक राइट मिल गए हैं। वो मैंने पहले अपने लेक्चर में बोला है कि हमें आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 से ही हमने लगभग सबको वोटिंग राइट्स देने का हमने काम किया है और सबने उसका एंजॉय भी किया है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे अधिकार हैं जो इन्हें पाना है। और सबसे खास बात इनकी ये थी कि ये उसी समय पर एक कोड लाए थे जो कोड आज तक लागू नहीं हो पाया। उस कोड का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में उनको अपनी कानून मंत्री का पद गंवाना पड़ा। उस समय पे इतना ज़्यादा कंट्राडिक्शन जवाहरलाल नेहरू से हो गया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मंत्रिमंडल से
बाहर का रास्ता अपने अडॉप्ट किया कि हम इस सिस्टम में नहीं रहेंगे जहां हमारे लोगों को बराबरी का अधिकार ना मिल रहा हो। लेकिन एक उनके साथ गलती ये होती जा रही थी कि वो जहां बहुत ही ज़्यादा लर्नड पर्सन थे, सामाजिक जो थीम है जिस पे उन्हें चलना था, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, उसको लेके उन्होंने चुनाव भी लड़े, लेकिन हर चुनाव में उन्हें हार का सामना देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लर्नड तो बहुत थे पर समाज की नब्ज पर उनका पूरी पकड़ नहीं थी, और जब भी जीते भी हैं तो दूसरों के द्वारा। या मुंबई में हारे तो बंगाल से उन्हें निर्वाचित करके लाया गया। बाद में 1951 के चुनाव में वो दोबारा हार गए, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन सा आता जा रहा था, और 1946 में उनको डायबिटिक बीमारी भी हो गई थी, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था, और जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बना ली। और बाद में जाके उन्होंने 1956 में जाके आज इस साल और इससे पिछली साल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा केंद्र में रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जन, धर्मांतरण। और वो भी जब ये लड़ते लड़ते जंग को हारने लगे तो उन्होंने भी फिर वही रास्ता अपनाया जो लोग बाद में अपनाते हैं, वो है धर्मांतरण। और इन्होंने देखा इस्लाम में जाएंगे, पहले वो इस्लाम में जाना चाहते थे, इस्लाम में नहीं गए। क्यों? क्योंकि इस्लाम को भी उन्होंने पूरी तरह से दबे कुचलों का समर्थक नहीं माना, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं जातियों में बटा है इस्लाम भी। क्योंकि भारत में आके तो हर चीज़ जातियों में बट जा रही है। जो समाज की व्यवस्था या जाति की है, दुनिया में वो व्यवस्था श्वेत और अश्वेत की है, आज भी है किसी ना किसी रूप में। तो उसके बाद वो ईसाई में जाना चाहे तो वो नहीं गए, क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ईसाइयों के द्वारा दुनिया का जिस तरीके से दोहन और शोषण किया गया उसके बारे में जानते थे, तो वहाँ से भी उनका रास्ता बंद हो गया। फिर वो सिख धर्म में जाना चाहे, सिख धर्म में भी देखा कि वहाँ भी कुछ दबे कुचलों का अलग वर्ग है, क्योंकि सिखों को 2 भागों में बांटा गया, केस वाले सिख और बिना केस वाले। तो बोले यहाँ भी रास्ता नहीं मिलेगा। लास्ट में वो कंक्लूजन पर पहुँचे कि हमें अब कोई धर्म नहीं अपनाना, हमें अब बौद्ध धर्म अपनाना है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें कहा जाता है आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, जिसमें हीनयान महायान के द्वारा आपको मुक्ति के मार्ग दिखाए गए हैं। तो इस समय जो नया कंसेप्ट आया है उसका नाम है नवयान या न्यू बौद्धिस्ट। ये नया कंसेप्ट आ गया है, और वो कहता है अपना दीपक स्वयं बनो और अपने उद्धारक स्वयं बनो। और इसी में एक कल्पना की गई है कि अपने उद्धारक तो बनो ही, साथ साथ समाज के भी उद्धारक बनो। ये है न्यू बौद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो 14 अक्टूबर को इन्होंने 5 लाख महारों के साथ अपने को कन्वर्जन किया, लेकिन समस्या उनके साथ वही आ गई कि 1956 ही एक ऐसा साल है बेटा, उसी समय जिस बिल के कारण इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, 1956 में वो बिल दोबारा लागू हो गया, हिंदू कोड बिल वो लागू हो गया। एक नया बिल था जिस वो भी कंट्राडिक्शन में था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह हिंदू कोड बिल पर भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा था, और वो 1956 में लागू हो गया। और लागू होते ही उसकी एक शर्त ये है कि आप जैसे ही कन्वर्जन करते हो वैसे ही हिंदू धर्म में जो SC ST के जो सारे राइट हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे, और जब राइट छीन लिए जाएंगे तो आपको जो फायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो 5 लाख महार एक झटके में कन्वर्ट हो गए। और आप डेट का चक्कर देखिए, जिंदगी में नियत का चक्कर देखिए किस तरीके से गुल खिलाती है कि 14 अक्टूबर को इधर कन्वर्जन कर रहे हैं और नवंबर 1 महीना बीतता है और 6 दिसंबर को उनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए चमकते हुए सितारे के साथ क्या हुआ। 65 वर्ष अथक परिश्रम, अथक संघर्ष, और कहते भी थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये वो बोलते थे कि जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। और ये एक देश का नहीं बेटा, कंपैरिजन जब आप दुनिया के और देशों से करेंगे, चाहे चाइना की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, सारी क्रांतियों में एक ही चीज कॉमन आई है कि जिस समाज में लोग शिक्षित बने उस समाज का कोई शोषण और दोहन आसानी से नहीं कर पाया। क्योंकि कहा भी गया हमारे यहाँ, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पाटता, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पाटता, और ना सोबते सवा मध्य हंस मध्य बकोय था।
तो भाई माता पिता को भी शत्रु घोषित कर दिया गया है यदि वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और ऑलराउंड डेवलपमेंट दुनिया का हो सकता है किसी भी समाज में, सारे सपने कहीं भी सच हो सकते हैं, तो वो उसका रास्ता सिर्फ शिक्षा से होके जाता है और कहीं से वो रास्ता नहीं जाता। तो इस तरीके से आप देखेंगे 56 में डेथ होती है तो हमें कम से कम 34 वर्षों का इंतजार करना पड़ा इन महाशय को भारत रत्न देने के लिए। क्या ये कि लंबा समय का अनुभव नहीं दिलाता कि एक व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया, उसको 34 वर्ष 1990 में जाके भारत रत्न मिला। और भी फिर इनकी शाखाओं में बढ़ते चले गए। 1978 में बॉम्ब सेफ आया, 1981 में आपका DS4 आया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति आई, उसके बाद 84 में BSP जैसी पार्टी का उदय हुआ। आगे जाके उसने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई और आज जाके 1992 जो कहते हैं LPG मॉडल के बाद समाज में जागरूकता बढ़ी, लोगों को अधिकार मिले। आज भारतीय समाज उस समाज से काफी बेहतर है। और अब जाके हम देख रहे हैं कि लगातार नए नए प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं जिनको सामाजिक ताना बाने में बहुत अच्छा माना जा रहा है और लोग शिक्षित हो रहे हैं। और भारतीय समाज की खूबसूरती यही है कि ये सबको मिला के एक गोले में रखना चाहता है किसी तरह, और ये अच्छा है। इसी संस्कृति की वजह से हमने दुनिया की तमाम संस्कृतियों को आत्मसात किया है। तो बस कई बातें हमने आपको बताई और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, हरवंश राय बच्चन की कविता के साथ अपना उदाहरण देना चाहेंगे कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, और चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, और कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, और चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने खो जाने से बचपन